मैं खुशबू आज आप लोगों के सामने क्लास 8 का 5वां चैप्टर जिसमें कि जब जनता बगावत करती है और 1857 के बाद का जो सिचुएशन होता है भारत में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिसमें कि हम जानते थे कि मतलब जो 1600 ईस्वी में जो ब्रिटिश कंपनी आती है व्यापार के मकसद से, वो धीरे धीरे अपना एक राजनीतिक दायरा बढ़ाने लगती है और हर जगह पे भारत के हर एक जगह पे छोटे छोटे शासक थे, उनकी धीरे धीरे सत्ता भी छीनने लगती है। जैसे कि दरबारों में रेजिमेंट को तैनात कर देती है और जो कंपनी कुछ कुछ लोग थे जो कि कंपनी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि लक्ष्मीबाई हो गई। उनका एक पुत्र था, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र था, जो कि उसको उत्तराधिकार के रूप में वो चाहती थी, लेकिन जबकि अंग्रेज उसको भी मानते नहीं हैं। और पेशवा बाजीराव के जो दत्तक पुत्र नाना साहब थे, उनके जैसे पिता को पेंशन मिलता था, मतलब कि वो चाहते थे कि वो पेंशन मुझे भी मिलना शुरू हो जाए। लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे मानने को। और जो अवध की आखिरी रियासत थी जिसमें कि उस पर अंग्रेज़ जो थे उस पर कब्जा कर लिया और 1801 में एक संधि की। और लगभग 1856 के समय में जब लॉर्ड डलहौजी आया था तो उन्होंने कहा कि जो अवध का रियासत है वहाँ पे शासन सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा है, जिसके वजह से वहाँ पे ब्रिटिशों की मतलब प्रभुत्व की ज़रूरत है, जिससे कि वो शासन कर सके। तो ऐसा मतलब बोलता है और कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे उनका ब्रिटिशों का प्रभुत्व उस पर स्थापित हो जाता है। और 1849 में डलहौजी ने घोषणा की कि जो बहादुर शाह जफ़र है उनकी मृत्यु के बाद उनका जो भी परिवार होगा या परिवार के जितने भी लोग होंगे उनको लाल किले से निकाल के कहीं और बसा दिया जाएगा। और 1856 में जो आखिरी मतलब मुग़ल बादशाह होगा, उसके बाद से कोई भी बादशाह नहीं होगा, बल्कि जो भी अगर माने भी जाएंगे तो राजकुमार के रूप में माने जाएंगे। फिर ये तो बात है कि नवाबों की ये छीन, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि नवाबों की किस तरह से जो सत्ता है छीनी जा रही है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो किसान होते हैं और सिपाही होते हैं उन पे भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होने लगती है, उनसे अधिकार छीने जाते हैं। जैसे कि किसान होते हैं, वो जमींदार जो है, किसान और जमींदार भी परेशानी होते हैं अंग्रेज़ों से। और उनसे मतलब कि जो कर है वो वसूली करते हैं और उससे कहीं ना कहीं वो परेशान रहते हैं। और महाजन से लिए जो कर्ज होते हैं उसको वापस नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से जो किसान होते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। और सिपाही जो वेतन भत्तों से परेशान होते हैं और उनके मतलब कि जो अंग्रेज़ों के शर्त थे उससे परेशान होते हैं। जैसे कि जो भारतीय सैनिक थे वो मानते थे कि अगर हम समुद्र पार करके जाएंगे तो हमारा जो है धर्म और जाति जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट होगा। इसके वजह से वो इन बातों को मानते थे भारतीय सैनिक। इसके वजह से भी कहीं ना कहीं उनके सामने एक चुनौती बन के होता था कि मतलब कि किस प्रकार से सैनिकों को हम युद्ध में भेजे। फिर भी लेकिन एक 1824 में बर्मा जाने के लिए एक आदेश आता है, लेकिन उस बर्मा भी जाने के लिए समुद्री रास्ते का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है भारतीय सैनिकों को। लेकिन भारतीय सैनिक स्थल मार्ग से जाना स्वीकार करते हैं, लेकिन समुद्री मार्ग से जाना स्वीकार नहीं करते हैं, जिससे कि अंग्रेज़ों को सत्ता चलाने में कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनने लगी। फिर 1856 में एक नया कानून लेके आते हैं और कहते हैं कि अगर आप सैनिक में भर्ती हो रहे हो यानी सैनिक में आ रहे हो तो आपको हो सकता है कि युद्ध के दौरान आपको समुद्र पार जाना पड़े। तो इसलिए एक कहीं ना कहीं लोगों में समस्या ये भी बनने लगी कि अब हमें तो एक मजबूरी भी है कि हमारे पास एक उपलब्ध संसाधन नहीं है रोजगार के, तो कहीं ना कहीं हमें नौकरी करनी है तो ये करना ही होगा। और इस प्रकार से देखते कि जो उसमें सैनिक शामिल थे, कुछ सैनिक जो थे किसान भी थे, पहले किसान भी रहे यानी किसान थे। तो वो लोग उन लोगों का भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे मतलब जो अंग्रेज़ थे उनके प्रति गुस्सा फूटने लगा और धीरे धीरे और भी समस्याएं बढ़ने लगी।
फिर उनको लगा कि ये एक बड़ी चुनौती है कि ये लोग धार्मिकता को मानते हुए कहीं न कहीं एक रोड़ा बन रहा है एक हमारे लड़ाई-वड़ाई में या युद्ध के दौरान में। तो इसलिए वो सोचते हैं कि अब हमें थोड़ा से इनमें सुधार करने की आवश्यकता है, मतलब कि उनके धार्मिकता में थोड़ा सा परिवर्तन लाना ज़रूरी है, ताकि लोग अपने उस धार्मिक सिद्धांत के हिसाब से ना चले। तो फिर क्या होता है कि वो लोग सुधार करने में, जैसे कि जो सती प्रथा होता है भारत में व्याप्त होती है उस टाइम, तो उसको भी रोकने की कोशिश करते हैं। विधवा विवाह जो होता है उसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, और जो अंग्रेजी भाषा को और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोत्साहन करते हैं। और 1830 में ईसाई मिशनरियों को बुलाते हैं कि ताकि लोगों में धार्मिकता में परिवर्तन हो सके। ईसाई मिशनरी को बुलाते हैं और उनको खुलकर प्रचार करने के लिए, और ज़मीनी संपत्ति जितनी होती है उसको जुटाने पे छूट दे देते हैं। और 1850 में एक नया कानून बना के लाते हैं कि जो भी लोग ईसाई धर्म को अपनाएंगे, या फिर ईसाई धर्म को मेन था कि अपनाना आसान हो गया, और उस कानून में था कि ईसाई धर्म को जो भी अपनाते हैं तो मतलब उनका जो पुरखों का जो ज़मीन या संपत्ति है वो जब्त नहीं की जाएगी, बल्कि उनका मतलब अधिकार जो पहले से था वो रहेगा ही। इस प्रकार से भारतीयों को धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी कि जो अंग्रेज हैं ये हमारे रीति रिवाज, संस्कृति और धर्म को कहीं न कहीं नष्ट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो सैनिक जो अंग्रेज हैं वो उधर सुधारों पे प्रक्रिया कर रहे हैं, जबकि इधर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि विद्रोही का कुछ भूमिका निभा रहे हैं। जैसे कि 1857 में मेरठ से शुरू होता है विद्रोह, और कई जगह पे होता है, जिसमें कि मेरठ से दिल्ली तक के विरोध जो होते हैं शामिल होते हैं। और जो 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे जो थे वो एक युवा सिपाही थे, और वो बैरकपुर में अपने अफसरों पे ही हमला कर देते हैं, जिसके वजह से कि उनको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। सुना क्या दी जाती है, बल्कि उनको फांसी दे ही दी जाती है। और जिससे कि और भी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। और कुछ सिपाही जो थे कि उनको एक खबर आती है कि जो हमें कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है उसमें गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया जाता है, उस पे लेप लगाया जाता है। तो जिसके वजह से उसमें कुछ लोग थे जो कि ब्राह्मण या फिर ऐसे हिंदू धर्म में शामिल थे, जो कि उनको लगता था कि ये चीज़ कहीं न कहीं हमारे धार्मिकता के खिलाफ है, तो ये हमें इस चीज़ को रोकना चाहिए, जिससे कि कहीं न कहीं लोगों को और ज़्यादा उग्र होने पे बढ़ावा मिलने लगा। और इस प्रकार से उन्होंने चर्बी लगे कारतूस जो होता है उसको प्रयोग करने से इनकार कर देते हैं। फिर बाद में जिन लोगों ने इनकार कर दिया होता है, फिर उसमें से अब 85 लगभग 85 जो सैनिक थे या सिपाही थे उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, और कुछ लोग होते हैं उनको आजीवन कारावास